हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर में से एक चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में। आपने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन मैं आपसे सीधा एक सवाल पूछती हूँ। आखिर ये डिजास्टर हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ ह्यूमन एरर था या रिएक्टर डिजाइन ही फ्लॉड था? और एक और सवाल, क्या हम आज न्यूक्लियर पावर को सेफ तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आपको सब पता है, तो रुक जाइए, क्योंकि जो सच मैं आज बताने वाली हूँ, वो आपको हैरान भी करेगा और सोचने पर मजबूर भी। वीडियो को एंड तक देखिए, तब मैं इन सवालों का साइंटिफिक और लॉजिकल जवाब दूंगी। चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि चेरनोबिल था क्या। ये यूक्रेन में तब के सोवियत यूनियन में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, जो यूएसएसआर की टेक्नोलॉजिकल शक्ति को दुनिया के सामने दिखाने के लिए बनाया गया था। यहाँ यूज होता था एक स्पेसिफिक टाइप का रिएक्टर, जिसका नाम था आरबीएम के रिएक्टर। अब ये रिएक्टर हाई पावर आउटपुट देता था, मतलब एफिशिएंट था, लेकिन इसकी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। ये अनस्टेबल था। अगर इसका कूलेंट पानी की मात्रा कम हो जाए तो रिएक्शन और तेज हो जाता था। इसका मतलब था सिस्टम ऑलरेडी सेंसिटिव था, और अगर कुछ भी गलत हुआ तो ये और खतरनाक बन जाता था। और जब सिस्टम अनस्टेबल हो, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स वीक हो और लोग प्रेशर में काम कर रहे हों, तो क्या आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? चलिए बताती हूँ। 26 अप्रैल 1986 की रात को रिएक्टर नंबर 4 में एक सेफ्टी टेस्ट चल रहा था। ऑब्जेक्टिव था ये देखना कि अगर इमरजेंसी पावर फेल हो जाए तो बैकअप कैसे काम करेगा। लेकिन टेस्ट के दौरान ऑपरेटर्स ने सेफ्टी रूल्स को बाईपास कर दिया। अलार्म्स को ऑफ कर दिए, ऑटोमेटिक शटडाउन सिस्टम को डिसेबल कर दिया और रिएक्टर को डेंजरसली लो पावर पर ऑपरेट करना शुरू कर दिया। लो पावर स्टेट में न्यूट्रॉन फ्लक्स अनस्टेबल हो गया और सडनली रिएक्टर का प्रेशर शूट अप कर गया। रात के 1:23 पर एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। रिएक्टर का स्टील और कंक्रीट का आउटर शेल उड़ गया और रेडियो एक्टिव केमिकल्स हवा में फैल गए। लेकिन ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स एग्जैक्टली थे क्या? चलिए बताती हूँ। सबसे ज़्यादा रिलीज हुए आयोडीन 131, जिससे थायराइड ग्लैंड को डैमेज करता है और कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। सीशियम 137 मिट्टी, पानी और फूड चेन को कंटेमिनेट करता है। स्ट्रोंशियम 90 बोन्स और टीथ को जमा देता है। प्लूटोनियम यूरेनियम ट्रेसेस लॉन्ग टर्म जेनेटिक म्यूटेशन का रिस्क बढ़ाता है। साथ में जेनॉन और क्रिप्टॉन गैसेस, ये शॉर्ट टर्म एक्सपोजर में सीवियर हेल्थ इफेक्ट्स देते हैं। ये केमिकल्स हवा के थ्रू और पानी के जरिए हजारों किलोमीटर्स फैल गए। एक्सप्लोजन के कुछ ही घंटों में फायर फाइटर्स को बिना प्रोटेक्टिव गियर के साइट पर भेज दिया गया। उनको ये पता ही नहीं था कि वो रेडिएशन के बीच खड़े हैं। एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम के सिम्टम्स, वॉमिटिंग, स्किन बर्न्स, बोन मैरो फेल्यूर देखने में बस कुछ ही घंटे लग गए दोस्तों। अगले कुछ दिनों में लगभग 1 लाख लोगों को एवैक्यूएट कर दिया गया। 30 किलोमीटर रेडियस का एरिया कंप्लीटली बैन कर दिया गया, जो आज चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन के नाम से जाना जाता है। रेडिएशन से अफेक्टेड वाले लोगों की संख्या हजारों में है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में थायराइड कैंसर, ब्लड डिसऑर्डर्स, जेनेटिक म्यूटेशंस और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा शामिल है। और सबसे बड़ी बात, ये इम्पैक्ट सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहा। बेलारस, रशिया और यूरोप के कई हिस्सों तक रेडियो एक्टिव क्लाउड्स पहुंचे। साइंटिफिकली ये डिजास्टर एक वेकअप कॉल था। न्यूक्लियर प्लांट्स में पैसिव सेफ्टी सिस्टम्स और ऑटोमेटिक शटडाउन मैकेनिज्म्स इंप्लीमेंट किए गए। रियल टाइम मॉनिटरिंग और एक्सटर्नल ऑडिट्स मैंडेटरी बनाए गए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाया गया, जैसे कि आईएईए मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का रोल और स्ट्रांग हुआ। न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल और रेडिएशन कंटेमिनेंट रूल प्रोटोकॉल्स को इम्प्रूव किया गया। इमरजेंसी प्रिपेयरनेस ड्रिल्स ग्लोबली रेगुलर होने लगे। लेकिन क्या हम सच में सेफ हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब तक ह्यूमन एरर पॉसिबल है और सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स है, तब तक रिस्क जीरो कभी नहीं हो सकता। फुकुशिमा जैसे डिजास्टर्स ने ये और क्लियर कर दिया। तो चलिए, अब मैं उन सवालों का जवाब देती हूँ जो मैंने शुरू में पूछा था। चेरनोबिल का असली रीजन ये था कि ये सिर्फ ह्यूमन एरर नहीं था और सिर्फ डिजाइन फ्लॉ भी नहीं था। ये दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन था। रिएक्टर्स इनहेरेंटली अनस्टेबल था और ऑपरेटर्स ने अनसेफ तरीके से उसको चलाया। अगर दोनों में से किसी एक को भी कंट्रोल किया जाता, डिजास्टर अवॉइड हो सकता था। क्या आज न्यूक्लियर एनर्जी सेफ है? साइंस और टेक्नोलॉजी ने काफी प्रोग्रेस तो किया है,
प्रोटोकॉल्स तो बेटर हुए हैं और मॉनिटरिंग सिस्टम्स ज़्यादा एडवांस्ड हो गए हैं, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी कभी ज़ीरो रिस्क नहीं होगी। एक्सीडेंट प्रूफ डिज़ाइन अभी तक पॉसिबल नहीं है, इसलिए इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग और स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ही न्यूक्लियर पावर को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करने का तरीका है। अब मैं आपको चैलेंज देती हूँ, कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि न्यूक्लियर एनर्जी का रिस्क उसके फ़ायदे के लायक है? क्या हमने पास्ट डिजास्टर से सीखकर अपना फ्यूचर को सेफर बनाया है? तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको ऐसे फैक्ट बेस्ड डीप डाइव्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सोचिए, सीखिए और रेस्पॉन्सिबल रहिए।